हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर जीके, कृषि से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज, एग्रीकल्चर से जुड़े सारे ही प्रश्न हैं और एग्जाम्स में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर से जुड़े 3 या 4 प्रश्न जरूर आते हैं और यहाँ पर हम आपके लिए एग्रीकल्चर से जुड़े 250 प्रश्न लेकर आज आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि। भारत की कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रखती है अपने एग्रीकल्चर के टॉपिक में, क्योंकि इसी से जुड़े बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो भारत की कृषि सबसे अधिक निर्भर करती है वर्षा पर, रेनफॉल पर। भारत में जो है वर्षा के बिना कृषि नहीं की जा सकती। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या न के बराबर होती है तो वहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहाँ पर कृषि की जाती है। तो इस तरह से भारत की कृषि जो है वर्षा पर निर्भर करती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है वह कहलाती, तो उसे कहा जाता है रबी की फसल। 3 प्रकार की फसलों में डिवाइड किया है, एक तो रबी की है, एक खरीफ की, एक जायद की है। तो रबी की जो फसल है उसको अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद है जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो ये फसल होती है खरीफ की फसल, जिसे जुलाई में बोया गया और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। जो रबी की और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है जायद की फसल, जिसमें तरबूज, खरबूजा आदि की कृषि की जाती है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? अब खरीफ की फसल की अगर बात की जाए तो खरीफ की फसल में आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये जो है खरीफ की फसल में बोए जाते हैं। और रबी की फसलें जो होती है वो होती है गेहूं, चौद, चना, मटर, सरसों, आलू। ये जो होती है रबी की फसलें होती है। अब जायद की फसलों की अगर बात की जाए तो जायद की फसलें होती है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी है? अब नकदी की फसल की बात की जाए वो फसलें जिनसे अपने को क्या हो, डायरेक्टली अपने को पैसा प्राप्त हो, कमर्शियल क्रॉप जिनको अपन बोलते हैं। तो नकदी फसल हो जाती है चावल। इससे क्या है, अपने को डायरेक्टली पैसे प्राप्त होते हैं। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादित होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर फसल की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती है वो है धान। ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई? पहले इसके बारे में अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1967 से 1968 के बीच और इसका जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो ये सबसे अधिक उपयोगी रही है गेहूं व चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो वो राज्य है पंजाब, जिसे भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है 2nd स्थान पर है सब्जी उत्पादन में। फसल उत्पादन में भारत के स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें भी भारत दूसरा स्थान रखता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है वो उद्योग है दुग्ध उत्पादन। और सुनहरी क्रांति का जो किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी व शहद उत्पादन से ये संबंध रखती है। और गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो वो है कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। और भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.5% भाग ऐसा है जो कृषि में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कॉफी की फसल उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो यह है नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की खेती के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो है नासिक। ध्यान रखना है आपको ये प्रश्न।
मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो अगर भारत में मूंगफली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गुजरात में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन जिस राज्य में होता है वो है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो वो राज्य है तमिलनाडु, जहाँ पर गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? जिस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है वो है गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत के अगर उर्वरक उत्पादन में विश्व में स्थान की बात की जाए तो भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? अगर बात की जाए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के योगदान की तो इसका योगदान है 13.67% इसका योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो मूंगफली में दाने का जो औसत प्रतिशत होता है वो होता है 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो ये की जाती है खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो दुग्ध उत्पादन में भारत का है फर्स्ट स्थान पर है भारत। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? भारत में अगर सर्वोत्तम चाय की बात की जाए तो ये पैदा की जाती है दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो वो फसल है चाय, जिसके लिए पानी की अधिकता तो होनी चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का जमाव हुआ तो उसकी जो जड़ें हैं वो नष्ट हो जाती है, तो इस वजह से इसके लिए पानी तो चाहिए लेकिन जमाव नहीं चाहिए। ढलवा इसके लिए खेत चाहिए ताकि पानी रुक ना सके। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर काजू के उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वो है केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? रेशे वाली फसलें होती है कपास, जूट, सन आदि जो फसलें होती हैं ये रेशे वाली फसलों के अंतर्गत आती है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो भारत में लंबे रेशे के कपास का अगर आयात की बात की जाए तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? दलहन उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत का वो राज्य जो सबसे आगे है वो है राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल, जो स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करता है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तो भारत जो है उसका विश्व में थर्ड स्थान है तंबाकू उत्पादन में। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में है प्रथम स्थान। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? तो इसमें जिसकी उत्पादकता में कमी आई है वो है दलहन व मोटा अनाज, जिसके उत्पादन में कमी आई है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? अगर शुष्क भूमि की बात की जाए तो सबसे अच्छी फसल है मूंगफली। झूम जो है एक कृषि करने का तरीका है जिसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो ये होता है कश्मीर में, सबसे अधिक मात्रा में केसर होता है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? तो वो की है राज समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग ऐसा है जहाँ पर खेती होती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो भारत के 4% भाग ऐसा है जहाँ पर चारागाह है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? वन से भरी भूमि का जो प्रतिशत है वो है 21%। बंजर भूमि तथा बुना उपयोगी भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? तो इसका है 24%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोगी भूमि का प्रतिशत। नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल उस फसल को कहते हैं जो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, इसे कहा जाता है नकदी फसल।
रबी की फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। अब खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो वो फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद की फसल का क्या अर्थ है? तो ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसमें राई हो जाता है, उड़द हो जाता है, मूंग हो जाता है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि इसमें शामिल है। झूम खेती क्या है? इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चोगान, मेक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेना और वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। और दोस्तों यही प्रश्न RS प्री 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। सुमेलित कीजिए से पूछा गया था कि इससे एक तरफ क्षेत्रों के नाम दे दिए थे, एक तरफ कृषि के नाम दे दिए थे, तो यही कृषि था वो। और ध्यान रखना है कहाँ कौन से क्षेत्र में से क्या क्या कहा जाता है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो वो प्रतिशत है 15%, जहां पर गेहूं की खेती की जाती है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जिस फसल पर पड़ा वो फसल थी चावल और गेहूं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967 और 1968 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो वो उर्वरक है पोटेशियम, जिसका भारत पूरी तरह आयात करता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की अगर बात की जाए तो भारत में वो राज्य जो अव्वल है वो है केरल, और ये जो है विश्व में चौथा स्थान रखता है केरल। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो है कुर्ग, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो नागपुर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है एक तो आंध्र प्रदेश है और एक है तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? तो वो है आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इन सबके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। सब्जी और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का द्वितीय स्थान है, पहला स्थान है चीन का। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? तो वो है भारत का। इसके बाद है फसल और उत्पादक राज्य, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और उनके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो चावल के लिए जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ज्वार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दलहन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। बाजरा की अगर बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जौ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। तिलहन की अगर बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मूंगफली की अगर बात की जाए तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसके बाद है गन्ने की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब। कहवा की अगर बात की जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। चाय की अगर बात की जाए तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। पटसन की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में होता है। कपास की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। रबड़ का जो उत्पादन होता है वो होता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तंबाकू की अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में ये उत्पादित होता है। काली मिर्च जो उत्पादित होती है वो होती है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में। हल्दी जो उत्पादित होती है वो होती है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में। और काजू की अगर बात की जाए तो केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये उत्पादित होती है। भारत में अगर सिंचाई की बात की जाए तो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आते हैं और उसी की अपन बात करते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो यह है 33% भाग पर जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? तो वो है 1360 लाख हेक्टेयर। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? तो वो होती है कुएं और नलकूप के द्वारा। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो वो होती है 31.4% भाग पर। देश में कुएं और नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो वो होती है 55.9%। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वो है तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कुल भूमि में सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किस राज्य की है? तो वो है पंजाब की। 94.70% भूमि ऐसी है जो वहाँ की सिंचित है। अगर भारत की मिट्टियों की बात की जाए तो मिट्टियों से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है एग्रीकल्चर के पार्ट में। तो किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो वो होती है उस देश की मृदा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की अगर बात की जाए तो वो है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका लाल रंग होता है लोह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेटेराइट मृदा में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की अगर बात की जाए तो वो है लेटेराइट मृदा। भारत में समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो वो है 24% भाग में जलोढ़ मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वो है काली मिट्टी जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है? तो वो है काली मिट्टी जिसका निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है काली मिट्टी जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? धान की खेती की अगर बात की जाए तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो इसको रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो वो होती है अम्लीय मिट्टी जिसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो वो है काली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वह है राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुख्य रेलिय मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इन चट्टानों के द्वारा लाल मृदा का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है?
तो वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वह है काली मिट्टी, जिसका प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 600 मीटर तक पाई जाती है। ये लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है अपक्षालन और कोशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वह है लेटेराइट मृदा। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो उसने बांटा है 8 वर्गों में। अगर विश्व की कृषि की बात की जाए तो विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जिन्होंने किया है वो है डी विटलसी। विश्व के कुल धरातल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो वो है 11% भाग। वॉन च्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये तुलनात्मक भाग पर, लाभ पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। गेहूं की कृषि से संबंधित जो है वो है स्टेपी जो है गेहूं की फसल से संबंधित है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। उत्तरी गोला संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो ये उगाता है 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो वो है पो घाटी। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो वो होती है चेरनोजम से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो वो होती है चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वो है चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाई जाती है। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो ये मध्य अमेरिका में की गई थी। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो वो होती है हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है केन्या। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो वो की जाती है ताइवान में। यारवा क्या है? तो यह है पराग्वे में एक चाय का सदृश झाड़ी है जिसे यारवा कहा जाता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उसके लिए मानसूनी जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त है। फेजेंडा क्या है? तो कहवा के जो बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो वो है ब्राजील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो वो चीन में की जाती है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है भारत। ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है इजमिर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका पहला स्थान है। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फूलों एवं फलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को कहा जाता है बाजर कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो ये जापान में प्रचलित है। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास हुआ है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो वो है चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो वो होती है छोटी रेशे वाली होती है भारतीय कपास। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक कौन सा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है ओलेरीकल्चर। विषुवत प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि अधिक वर्षा होती है जिसके कारण वहां पर कपास नहीं की जाती है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो यह है प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो यह है मोचा कहवा, जिसे सबसे अधिक उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है। इसके बाद है जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो फ्रांस में की जाती है। मिश्रित कृषि क्या है? तो एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन गहन कृषि मिश्रित कृषि जो है वो है एक ही फार्म पर फसल उत्पादन या पशुपालन से कहा जाता है मिश्रित कृषि। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है विपणन बागवानी।
मानव निर्मित धान्य जो है वो है ट्रिटिकल। और एस माउनी किसकी प्रजाति है, तो ये एक कपास की प्रजाति है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसमें उगाई जाती है कपास की फसल। कृषि विधियों के नाम की अगर बात की जाए तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को, पिसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन को, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के उत्पादन को, विटीकल्चर अंगूर की खेती को, वर्मी कल्चर केचुआ पालन को, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन को, ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को, हॉर्टिकल्चर जो कहा जाता है वो कहा जाता है बागवानी को, और एरोपोटिक कहा जाता है हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना। कृषि क्रांति की अगर बात की जाए तो कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंध रखती है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और अमृत क्रांति जो संबंधित है वो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। इस तरह से ये भारत में कृषि क्रांतियां हुई है। तो दोस्तों आज के इस एग्रीकल्चर से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।